हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस्कोला एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम फिर से अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। क्या टॉपिक है? समास। हमने अपनी पहली कक्षाओं में, हमारी जो पहली कक्षा हुई उसमें संधि पढ़े, फिर उसके प्रकार पढ़े। ठीक है, जो हमारे नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से वो हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप संधि समझ सकते हैं। ठीक है, आज हमारी जो वीडियो आई है एक नए टॉपिक के साथ, एक नया, जिसका नाम है समास। ठीक है, जो कि पेपर में हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, वो चाहे कोई यूपी ट्रिपल का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो या अन्य अदर एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये टॉपिक जो एक आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, समास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। ठीक है, सबसे पहले हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं बोर्ड पे, उस पर हम बात करते हैं कि ये चीज़, जैसे समास, इसका हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं। पहले हम हर चीज़ में पहले क्या समझेंगे? शाब्दिक अर्थ। तो जैसे संधि में समझा था, ऐसे ही हम क्या समास में समझेंगे? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक का मतलब होता है कि शब्द, जो समास है उस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ समास का होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का मतलब है संक्षेप करना। ठीक है, संक्षेप करना, संक्षेप करना। संक्षेप करना का मतलब क्या हो गया? संक्षेप करना का मतलब है कि चीज़ों को पास लाना या छोटा करना। ठीक, चीज़ों को पास लाना। ठीक है, पास लाना। ठीक है, पास लाना। ठीक, संक्षिप्तीकरण का मतलब है संक्षेप करना, मतलब पास लाना। ठीक है, जो शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, पास लाना। अब पास लाना का मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पास लाना का उल्टा क्या हो जाएगा? दूर, दूर ले जाना या दूर करना। संक्षिप्तीकरण का मतलब पास लाना और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? दूर करना या दूर ले जाना। ठीक है, तो उल्टा उसका क्या होता है? विलोम। ठीक, विलोम समास का क्या हो जाएगा? व्यास। ठीक, समास का विलोम हमारा क्या हो जाएगा? व्यास, जिसका मतलब है कि दूर, दूर करना। ठीक है, दूर करना। ठीक, या व्यास का मतलब है बड़ा करना। ठीक है, बड़ा करना, बड़ा करना। ठीक है, दूर करना या बड़ा करना, उसका मतलब है पास लाना या छोटा करना। ठीक है, छोटा करना। ठीक है, तो समास में हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि शब्दों को पास लाया जा रहा है और उनको छोटा किया जा रहा है। ठीक, और इसके अपोजिट में शब्दों को दूर किया जा रहा है और इसको बड़ा किया जा रहा है। ठीक, इसीलिए हमने यहाँ पे शाब्दिक अर्थ, संक्षिप्तीकरण और विलोम क्या है? व्यास। परीक्षा में पूछे गए ये दोनों प्रश्न हैं। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे होंगे, चाहे ये व्यास चाहे ये संक्षिप्तीकरण, दोनों आपके परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसीलिए हमने पहले ही लिख दिया था कि समास का विलोम व्यास है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण। ठीक, अब जो तीसरा पॉइंट है समास से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है आपका परिभाषा। ठीक है, समास की परिभाषा हम लोग देखते हैं। परिभाषा क्या है? हमने बोर्ड पे लिख रखी है, दो या उससे अधिक। ठीक, दो या उससे अधिक, जरूरी नहीं है कि दो, जबकि हमने संधि में क्या पढ़ा था कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, उसमें हमने स्पेशल बताया था कि दो वर्णों के। ठीक, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दो शब्द होंगे या उससे अधिक शब्द होंगे, इन शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। शब्दों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? समास कहेंगे। कितने शब्दों के मेल को? दो या उससे अधिक। ठीक है, तो समास से संबंधित जो महत्वपूर्ण हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है कि दो या उससे अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसा कि हमने अपनी संधि वाली वीडियो में बताया था कि हिंदी विषय में कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो हर एग्जाम में पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी आगे। ठीक है, तो मित्रों, पहली परिभाषा हमने बताई थी वर्णमाला से रिलेटेड, दूसरी हमने परिभाषा बताई थी संधि से रिलेटेड। ठीक, तीसरी जो परिभाषा हमने बताई पेपर में आने वाली वो है समास से संबंधित। ठीक, समास से संबंधित। तो परिभाषा हमारी हो गई, दो या उससे अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शाब्दिक अर्थ हो गया हमारा संक्षिप्तीकरण, जबकि विलोम क्या हो गया? हमारा व्यास। ठीक है,
अब हम लोग जो इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम क्या पढ़ेंगे, प्रकार। ठीक है, समास का प्रकार। ठीक, प्रकार पे हम लोग देखेंगे प्रकार। ठीक, प्रकार क्या होंगे समास के, समास के प्रकार क्या होंगे। ठीक, समास के प्रकार हम प्रधानता के आधार पर देखेंगे, प्रधानता के आधार पे। ठीक है, समास के प्रकार हम किस पे देखेंगे, प्रधानता के आधार पे। जो समास हमारा होगा वो शब्दों पे आधारित होगा। ठीक है, शब्दों पे आधारित, शब्दों पर आधारित। ठीक है, समास मुख्यतः किस पे आधारित है, शब्दों पर आधारित। ठीक है, शब्दों पर आधारित। कैसे, जैसे एक शब्द ये है, दूसरा शब्द ये है, ये दोनों शब्द जुड़ रहे हैं, या आगे शब्द कोई होंगे तो वो भी जुड़ेगा। ठीक है, तो वो उससे क्या बनता है, समास बनता है। ठीक है, मतलब ये दो बड़े बड़े चीज़ें थी, इनको पास ला दिया गया, इनको मेल करा दिया गया, तो ये छोटे हो गए और इन्हें ही क्या कहा गया, इन्हें ही कहा गया समास, इन्हें ही कहा गया समास। ठीक है, समास। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होगा इसमें। तो प्रधानता के आधार पे हमने बताया है समास के प्रकार। तो या तो ये वाला शब्द प्रधान होगा या तो ये वाला शब्द प्रधान होगा। प्रधानता का मतलब है या तो ये वाला पद प्रधान होगा या तो ये वाला पद प्रधान होगा, या तीसरी कंडीशन बनती है कि ये दोनों पद प्रधान हो, या ये तीसरी कंडीशन बनती है ये तीनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, पहली कंडीशन कि एक पद प्रधान हो, दूसरी कंडीशन ये दूसरा पद प्रधान हो, तीसरी कंडीशन ये दोनों पद प्रधान हो, ये दोनों पद प्रधान हो, ये तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन बन सकती है कि ये दोनों प्रधान ना हो करके, ये दोनों प्रधान ना हो करके किसी तीसरे के बारे में बताएं तो वो व्यक्ति क्या हो, प्रधान हो। तो प्रधानता के आधार पे हमने 4 कंडीशन बताई प्रकार की, या तो उसमें पहला पद प्रधान होगा, या तो इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, या तो उसमें ये दोनों पद प्रधान होंगे, या तो ये दोनों प्रधान ना होकर किसी तीसरे की प्रधानता बता रहे होंगे, किसी तीसरे के विशेष के बारे में बता रहे होंगे, जो कि ब्रह्मांड में क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, जो कि ब्रह्मांड में क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। ठीक है, जो कि ब्रह्मांड में क्या होगा, यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब कि ब्रह्मांड में वो एक विशेष महत्व रखता हो, एक विशेष पद रखता हो, वो चीज़ क्या है, यूनिवर्सल है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकार पे। ठीक, प्रकार पे हमने एक डिवाइडेशन का एक आधार हमने स्थापित कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रकार। ठीक है, समास के प्रकार, समास के प्रकार। ठीक है, हेडिंग हमारी क्या है, समास के प्रकार। ठीक है, समास के प्रकार। ठीक, समास के प्रकार। ठीक, ये हमने बताया 4 तरीके से होंगे प्रधानता के आधार पे। ठीक है, हमने ये 2 हिसाब से हमने बताया था, एक पद ये, एक पद ये, इन दोनों का मिल रहा। ठीक, ये जो पद होगा क्या कहलाएगा, पूर्व पद, पूर्व पद या पहला पद, पूर्व पद या पहला पद। ठीक है, ये जो होगा ये क्या कहलाएगा, उत्तर पद। ठीक है, उत्तर पद, या क्या होगा, दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद। ठीक, ये आप लोग बेसिक तौर पे समझ लीजिए, ये आपका होगा पूर्व पद, ये होगा आपका उत्तर पद। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रकार पे। ठीक है, प्रकार पे तो क्वेश्चन पेपर में आता है, जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो क्वेश्चन आता है कि प्रधानता के आधार पर, प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताइए। क्वेश्चन पेपर में आया है कि प्रधानता के आधार पर समास के भेद बताइए। तो प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद हैं, समास के 4 भेद हैं। कितने भेद, 4 भेद। 4 भेद हम लोग कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला भेद कौन सा है, अब पहला भेद हम कह सकते हैं जिसमें क्या होगा, पूर्व पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा उसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, दूसरा क्या प्रकार होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। तीसरा क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, ये दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा उदाहरण। ठीक, तीसरा प्रकार। चौथा आपका कि ये दोनों पद
अप्रधान, मतलब ये दोनों पद क्या हैं, अप्रधान, ठीक। अथवा कर लेंगे कि तीसरा पद प्रधान, मतलब कोई तीसरा पद प्रधान है इसमें, तीसरा पद प्रधान, ठीक है, तीसरा पद प्रधान। प्रधानता के आधार पे ये 4 प्रकार, ठीक है। इन चारों प्रकारों में रखा किसे गया है, इन चारों प्रकारों में रखा किसे गया है, ये हम अब देखेंगे, ठीक। इन चारों प्रकारों में जिसे रखा गया, ठीक है, जिसमें पहला प्रकार है पूर्व पद प्रधान। पूर्व पद प्रधान मतलब पहला पद प्रधान, ठीक। इसका कहने का मतलब है इसमें पूर्व पद प्रधान होगा, मतलब पहला पद प्रधान होगा, बाकी उस पर निर्भर होंगे, बाकी जो पद हैं वो उस पर निर्भर होंगे। तो ऐसा प्रकार कौन सा है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इस समास में क्या होगा, पहला पद क्या होगा, पहला पद प्रधान होगा, बाकी पद इस पर निर्भर होंगे, ठीक है, पूर्व पद प्रधान, ठीक है। दूसरे कैटेगरी में क्या रखा गया है, दूसरे कैटेगरी में रखा गया है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा क्या रखा गया है, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होगा, उत्तर पद प्रधान, मतलब इसमें दूसरा पद प्रधान होगा, पहले वाले पद इस पर क्या होंगे, निर्भर होंगे। तो दूसरे कैटेगरी में रखा गया है तत्पुरुष समास को, ठीक है। हम तीसरे बात करेंगे, इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है, ठीक। पहला पद भी प्रधान है, दूसरा पद भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। जब जहां पर दो लोग प्रधान होते हैं वहां पे हमेशा द्वंद्व हो जाता है, वहां पे द्वंद्व हो जाता है, मैं या तुम, ठीक। भाई पहला कहता हम है, दूसरा कहता हम भी हम है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व, ठीक। तो तीसरा जो प्रकार है उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व, ठीक है। द्वंद्व ऐसे लिखेंगे बेटा, क्योंकि पेपर में आता है तो कई बार हम लोग ये लगाना भूल जाते हैं, तो वो मिस्टेक हो जाती है, वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, द्वंद्व समास। इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, द्वंद्व समास। तो तीसरी जो हमारी कैटेगरी है वो किसी है, दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास, ठीक। चौथी जो कैटेगरी हमारी बची है, जिसमें कि हमने बताया कि दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति को बता रहे होंगे, तीसरे व्यक्ति का गुणगान कर रहे होंगे, जो कि क्या होगा, प्रधान होगा। तो हमने बताया इसमें यूनिवर्सल वर्ड होते हैं, जो यूनिवर्सल ब्रह्मांड में होंगे। भाई कोई किसी का गुणगान क्यों करेगा, जब वो विशेष होगा, समाज में जब वो विशेष होगा, संसार में जब वो विशेष होगा, तभी तो कोई किसी का गुणगान करेगा। तो इस समास में ऐसे ही सारे शब्द होंगे जो कि यूनिवर्सल या ब्रह्मांड में केवल एक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किस समास को रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो हमने देख लिए प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। ये 4 प्रकार हैं किसके आधार पे, प्रधानता के आधार पे, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, अगर जो बाई चांस पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि समास, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, समास के कुल भेद बताइए। पेपर में क्वेश्चन ये आ गया, समास के कुल भेद बताइए। एक तो क्वेश्चन हमने बताया प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद, ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछा गया। फिर क्वेश्चन पूछ लिया गया समास के कुल भेद बताइए। तो समास के कुल भेद 4 नहीं बताएंगे, आप लोग कितने बताएंगे, समास के कुल भेद की बात करेगा तो आप लोग कितनी संख्या लगाएंगे, 6, ठीक है, 6। अब आप कहेंगे सर अभी 4 बताया, आपने 6 कह दिया, 2 कौन से बढ़े, तो 2 ऐसे बढ़े हैं, 2 तत्पुरुष समास में ही बढ़ेंगे। कौन कौन से, 5वां और 6ठा। कौन कौन से, 5वां बढ़ेगा आपका कर्मधारय समास। पढ़े होंगे आप लोग कर्मधारय समास, सुने होंगे नाम कर्मधारय समास, ठीक है। 5वां कौन सा, कर्मधारय समास, ठीक। 6ठा कौन सा बढ़ेगा, द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु, 6ठा जो आपका बढ़ेगा द्विगु समास, ठीक है। 5वां कौन सा, कर्मधारय समास, 6ठा कौन सा, द्विगु समास, ठीक। तो कुल भेद कितने हो गए, 6 भेद, ठीक। प्रधानता के आधार पे पूछे तो 4 और समास के कुल भेद पूछे तो 6। 6 में बढ़े कौन कौन से जाएंगे, कर्मधारय समास, द्विगु समास, वो इसके अंतर्गत आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि इनमें भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक।
उत्तर पद प्रधान होता है, इसीलिए ये इसी कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मोटे तौर पे, एक हम पहचान देख लेते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी से आपको अव्यय दिख रहा होगा, अव्ययी भाव समास में अव्यय शब्द दिख रहा होगा। अव्यय, अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अव्यय शब्द वे होते हैं जिन पे लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़े, मतलब वो लड़के के साथ भी वैसे ही यूज होंगे, लड़की के साथ भी वैसे ही यूज होंगे, या किसी ज्यादा लोगों के साथ भी वैसे ही यूज होंगे, या किसी एक के साथ भी वैसे ही यूज होंगे। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो आपको अव्ययी भाव समास की पहचान में सबसे बड़ी पहचान है, आपको शुरुआत में क्या दिख जाएगा? शब्द के उपसर्ग या अव्यय दिख जाएंगे, उपसर्ग या अव्यय दिख जाएंगे, तो वो सारे समास किससे होंगे? अव्ययी भाव समास के। ठीक है, अव्ययी भाव समास के। ठीक है, दूसरा अव्ययी भाव समास का नियम होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, तब भी कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरे तौर पे, दूसरे मोटे तौर पे हम तत्पुरुष समास की पहचान देख लेते हैं कि तत्पुरुष समास में क्या होता है। तो तत्पुरुष समास में पूरा खेल होता है कारक चिन्हों का। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कारक चिन्ह, जैसे कर्ता, कर्म, करण, अधिकरण, ठीक है, और संबंध, संबोधन, ये सब कारक चिन्ह होते हैं। तो तत्पुरुष समास की सबसे बड़ी पहचान होती है कारक चिन्ह। ठीक है, इन कारक चिन्हों की पहचान की जाती है किसमें? तत्पुरुष समास में। ठीक, द्वंद्व समास में आपको क्या मिल जाएगा? हमने क्या बताया? दोनों पद प्रधान होंगे, तो दोनों पद जब प्रधान होंगे तो उनके बीच में आप देख लेंगे एक योजक चिन्ह दिख जाएगा आपका, योजक चिन्ह। ठीक, 90% चांस है कि योजक चिन्ह आपको दिख जाएगा, जो कि आपका ऐसा होता है डैश, जिसे कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जैसे राम लक्ष्मण, तो राम बीच में लक्ष्मण डैश और लक्ष्मण। ठीक है, माता पिता, माता और माता के बीच में डैश लगेगा, फिर पिता, तो वो योजक चिन्ह आपका दिख जाएगा। तो वो सब किसके होंगे? द्वंद्व समास के। अगर जो नहीं दिख रहा है योजक चिन्ह, तो आपको पता है द्वंद्व समास की पहचान कि दोनों पद प्रधान होंगे, कोई किसी से कम नहीं होगा। ठीक है, चौथा हमने देखा था बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में हमने क्या पहचान बताई? कि किसी तीसरे विशेष के बारे में बता रहे होंगे, वो ब्रह्मांड में कोई विशेष होगा। ठीक, पांचवें कर्मधारय समास की पहचान हमने क्या बताई? कर्मधारय समास की पहचान सबसे बड़ी है कि वो विशेषण और विशेष का युग्म होगा। युग्म मतलब कंबाइंड रूप होगा, एक शब्द विशेषण होगा, एक शब्द विशेष्य होगा। जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तो वहां पे कौन सा समास करके आओगे? कर्मधारय समास। ठीक है, और द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान है कि शुरुआत में आपको क्या दिख जाएगी? संख्या दिख जाएगी, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक है, ये हमने मोटे तौर पे एक पहचान देख ली है, हमने प्रकार देख लिया है, हमने परिभाषा देख ली है, शाब्दिक अर्थ देख लिया है, विलोम देख लिया है। ठीक है, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमने वो देख लिया है। ठीक, आज हम समास में इतना ही रखेंगे, परिचय के बारे में हमने बता दिया। अगली जो हमारी कक्षा होगी वो समास के प्रकार पे होगी, डिटेल्ड क्लास। ठीक है, आज हम इतना ही रखेंगे। आगे के लिए धन्यवाद।